हल्ला बोल करेंगे राजनीति के स्तर पर, निहत्थों पर, राजनीति की हाथापाई पर। आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। लेकिन बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। आपको बता दें, मेजर जनरल स्तर की जो बातचीत अभी तक चल रही थी, 6 घंटे के बाद वो बातचीत खत्म हुई है। ये बैठक खत्म हुई है और 6 घंटे तक ये बैठक नॉनस्टॉप चलती रही। गलवान में भारत का कोई भी जवान लापता नहीं है। सरहद पर भारत शांति के लिए प्रतिबद्ध है, ये एमईए की तरफ से कहा गया है। विवादों का हल बातचीत के जरिए हो, यह भी विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है। ये बैठक खत्म हुई है। धीरे धीरे क्या कुछ समझौते हुए हैं, क्या कोई करार हो पाया है, इन सब पर जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन फिलहाल 6 घंटे तक चली ये बैठक खत्म हो गई है। गलवान घाटी में जो हुआ उस पर जोरदार सियासत शुरू हो गई है। अब कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जवानों को बिना हथियार के खतरे के बीच आखिर क्यों भेजा गया और किसने भेजा। कांग्रेस के इस आरोप पर विदेश मंत्री ने जवाब दिया है कि वो निहत्थे नहीं थे। हाँ, ये जरूर है कि फेस ऑफ के वक्त हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और उन्होंने बाकायदा जिस करार के तहत ये समझौता भारत और चीन के बीच किया गया था उसका जिक्र सुना दिया कांग्रेस पार्टी को। ये रिपोर्ट फिर चर्चा की शुरुआत। हर आंख नम है, हर दिल रो रहा है। किसी घर का चिराग बुझ गया तो किसी के सिर से पिता का साया उठ गया। हमारे 20 रणबांकुरों ने बिना एक पल गवाए बॉर्डर पर अपनी जान दे दी। एक और भावनाओं का सैलाब है तो दूसरी ओर समस्या के समाधान की जमीनी कोशिश। एलएसी पर तनाव खत्म करने के लिए भारत और चीन बार बार बातचीत की मेज पर जा रहे हैं। दोनों देशों के अधिकारियों की लगातार बैठकें हो रही हैं, लेकिन इन सब से बेपरवाह देश की सियासत सूरज के 7वें घोड़े पर सवार है। चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? कुछ दिनों से, विगत 4-5 दिनों से देख रहे हैं जिस प्रकार की आपकी ट्वीट्स आती है, जिस प्रकार के भद्दे शब्दों का आप प्रयोग करते हैं हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री के लिए, जिस प्रकार का अविश्वास आप हिंदुस्तान के प्रति दिखाते हैं, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है और ये बहुत ही दुखद है। राहुल के इस सवाल पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी जवाब दिया। हमें तथ्यों को जानना चाहिए। सीमा पर ड्यूटी के दौरान जवानों के पास हथियार हर वक्त मौजूद होते हैं, खासकर तब जब वो पोस्ट छोड़ते हैं। 15 जून को गलवान घाटी में भी जवानों ने ऐसा ही किया। सालों से ये परंपरा चल रही है कि फेस ऑफ के दौरान हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। राहुल गांधी ने सवाल तो पूछ लिए कि सैनिकों को निहत्था क्यों भेजा, लेकिन वो ये भूल गए कि दोनों देशों के साथ अब तक जितने समझौते हुए सब में सीमा पर शांति की बात पर जोर दिया गया है। 1996 में हुए समझौते में ये साफ साफ लिखा गया है कि दोनों में से कोई भी पक्ष एक दूसरे के खिलाफ अपनी सैनिक क्षमता का इस्तेमाल नहीं करेगा। एलएसी के दोनों ओर तैनात की गई फौज किसी भी तरह एक दूसरे के खिलाफ सैनिक गतिविधियों में शामिल नहीं होगी। आप वेरीफाई करिए राहुल जी, नवंबर 1996 में यह एग्रीमेंट साइन किया गया था। देवेगौड़ा जी उस समय प्रधानमंत्री थे। 1996 का एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट का लब्बो लुबाब क्या था, मैं पूरा एग्रीमेंट नहीं पढ़ूंगा, कुछ आपको होमवर्क दे रहा हूं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 2 किलोमीटर तक, इधर 2 किलोमीटर उधर 2 किलोमीटर तक किसी प्रकार की कोई वेपनरी इस्तेमाल नहीं होगी, ब्लास्ट नहीं होगा, बंदूकें नहीं चलेंगी। और राहुल जी, मैं आपको बता दूं, शायद आपको विश्वास नहीं है, वैसे आपको विश्वास ही नहीं है इंडिया की आर्मी के ऊपर। इंडियन आर्मी इज द मोस्ट प्रोफेशनल आर्मी ऑफ द वर्ल्ड। इससे पहले भी राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा था। हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए, उनको उनके परिवारों से छीना गया। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? आप बाहर आइए। दिलचस्प ये है कि गलवान हिंसा पर मोदी सरकार से बार बार सवाल करने वाली कांग्रेस पार्टी ने चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी से 2008 में एक करार किया था।
जिसके मुताबिक ये तय हुआ था कि किसी भी अहम द्विपक्षीय या अंतर्राष्ट्रीय मसले पर दोनों पार्टियां आपस में विचार विमर्श करेंगी। मतलब कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच में बहुत सारे आदान प्रदान हो, उसके लिए एक एमओयू साइन किया गया 2008 में। मित्रों, एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपने देशों के बीच में सुना होगा, मंत्रियों के बीच में होता है, ये सुना होगा। दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में ये कितनी बार सुना है, आप जरा बताएं। 2008 में यूपीए की सरकार थी और कांग्रेस सत्ता पक्ष में, लेकिन जब भूमिका बदली तो पार्टी का चेहरा भी बदल गया। अब विपक्ष वाले सवाल हैं और विपक्ष वाले आरोप हैं। वैसे सरकार के खिलाफ मोर्चा दूसरी विपक्षी पार्टियों ने भी खोल रखा है। हम वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर से, मोदी से इस बात का मुतालबा करते हैं कि आप चीन को हटाइए हमारी जमीन से, आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए। ये सबसे अहम बात है। तीसरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर को बताना चाहिए देश को, क्योंकि देश में आज हमारे इन 20 सिपाहियों की मौत के बाद बहुत गम और गुस्सा है। देश ये जानना चाह रहा है कि चीन ने आखिर कितनी हमारी जमीन पर कब्जा किया है। ये वक्त सियासत करने का नहीं है, बल्कि मिलकर चीनी समस्या के स्थायी समाधान निकालने का है। अगर सरकार से कोई सवाल है तो कल बढ़िया मौका है, जब प्रधानमंत्री ऑल पार्टी मीटिंग में हालात पर माथापच्ची करने वाले हैं। आज तक ब्यूरो। और इसी मुद्दे पर चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, जुड़ गए हैं। सुप्रिया श्रीनाथे, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, हमारे साथ जुड़ गई हैं। हमारे साथ अशोक सजनहार साहब, फॉर्मर डिप्लोमेट, सीधा इस वक्त जुड़ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, रिटायर्ड सेवानिवृत्त, हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सुधांशु जी, आपके पास आती हुई, परिस्थिति जो है इस वक्त उसमें साफ है, आप कह रहे हैं 1996 के उस अग्रीमेंट को कोट कर रहे हैं, लेकिन मैंने लेफ्टिनेंट जनरल पनाग, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आ रही है सर, आपको टोक रही हूं, एक सेकंड में जवाब लूं। उससे पहले रूस और चीन के साथ बैठक में शामिल होगा भारत। 23 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी और रूस और चीन, और उस बैठक में भारत भी शामिल होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर उस बैठक में शामिल होंगे। तेईस जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक होनी है और इस बैठक में भारत, रूस और चीन शामिल होंगे। सुधांशु जी, वापस मेरे सवाल पर आते हुए, आर्टिकल 6 ऑफ 1996 अग्रीमेंट, जिसको आपकी पार्टी कोट कर रही है और जिसको विदेश मंत्री ने भी कोट किया है, लेकिन उसी पर लेफ्टिनेंट जनरल एच एस पनाग भी ये कहते हैं कि लेकिन ये समझौता ऐसे क्रिटिकल वक्त पर अप्लाई नहीं होता है जब बॉर्डर मैनेजमेंट करना हो, आपको टैक्टिकल मिलिट्री सिचुएशन संभालना हो। क्या जवाब होगा आपका? पूरी विनम्रता के साथ उनसे कहना चाहता हूं, क्रिटिकल सिचुएशन की डेफिनेशन क्या है, फिर ये भी बता दें। एक तरफ कहते हैं साहब 1967 के बाद से आज तक सीमा पे गोली नहीं चली, और दूसरी तरफ कहते हैं कि क्रिटिकल मैनेजमेंट। अरे भाई, क्रिटिकल मैनेजमेंट तब होता है जब वार्ता फेल हो गई। वार्ता अभी भी चल रही। और दूसरी बात, ये जो प्रस्तुतिकरण है कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी जी की तरफ से, तो ऐसा है जैसे वो तो गोलियां चला रहे थे और हमें निहत्थे भेज दिया गया। मनोवैज्ञानिक रूप से इसी प्रकार से कहा जा रहा है, निहत्थे सैनिक क्यों भेजे? हथियारों का प्रयोग हमने भी नहीं किया, हथियारों का प्रयोग उन्होंने भी नहीं किया, और जो कुछ हुआ वो फिजिकल फाइटिंग और उसमें लोगों के गिरने और उस कारण से हुआ। तो या तो तब मानते जब वो कहते क्रिटिकल सिचुएशन में, मान लेता वो हथियार चला रहे और हमारा सैनिक हथियार नहीं चलाता, पर ऐसा तो नहीं हुआ। हाँ, अपने जमाने की उन लोगों को याद होगी तो कोई ऐसी बात खास नहीं है कि जब 62 में चाइना हमारे ऊपर घुसा चला आ रहा था, तब एयरफोर्स में हमारी चाइना पे एज थी, क्योंकि तब तिब्बत में चाइना के एयरबेस नहीं थे, मगर हमारे सैनिकों को मरने के लिए छोड़ दिया गया और एयरफोर्स का प्रयोग नहीं किया गया था, वो एक अलग विषय है। तो कई बार आदमी अपने जमाने के एक माइंडसेट में पड़ा रहता है कि साहब हमने आगे भेज दिया था मरने के लिए, तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता है। और दूसरी बात एक और कहना चाहूंगा, ये पहली बार हो तो हम मान लें कि प्रश्न का उत्तर देना चाहिए अंजना जी। सर्जिकल स्ट्राइक होगी तो इन्हें जवाब चाहिए, बालाकोट होगा तो इन्हें जवाब चाहिए, पुलवामा पे इनके सबसे बड़े सलाहकार कहेंगे हुआ तो हुआ, याद करिए। और एक और सज्जन ये कहेंगे अगर 50 सैनिक मार दिए गए तो पूरे पाकिस्तान को दंडित क्यों करना। उसके बाद भारत की सेना के ऊपर आतंकवाद को लेकर जब तक कमेंट करेंगे और आज अचानक ये करेंगे, तो फितरत तो पूरी पृष्ठभूमि के साथ देखी जाती है। राजनीति में कोई भी चीज संदर्भ और प्रसंग में देखी जाती है। सुप्रिया जी, विपक्ष है आप, सवाल पूछना आपका अधिकार है,
लेकिन ये जो आज राहुल गांधी ने पूछा है कि आपको नहीं लगता है कि अफवाहों और आधी अधूरी जानकारी पर उन्होंने इस तरह का प्रश्न दागा जो बिल्कुल गिर गया। मतलब आप सोचिए कि लगता है आधी अधूरी जानकारी के साथ इतने गंभीर मुद्दे पर उन्होंने अधूरा प्रश्न कर दिया। मुझे खेद है और दुर्भाग्य है कि आज मीडिया कह रहा है कि प्रश्न पूछना गिरना हो जाता है। हमारे 20 सैनिकों की चाइना ने जो निर्मम हत्या की है, जो कील जुड़ी हुई रॉडों से और बार्ब्ड वायर बेटन से मारा है, उस पर तो आज सारा देश सवाल पूछ रहा है। और 1996 के अग्रीमेंट का जो हवाला दिया जा रहा है, जिसका आपने थोड़ा सा अभी डिटेल बताया था, हर मेजर जनरल, हर आर्मी का ऑफिसर और मेरे घर के लोग आर्मी में, वो लोग पूछ रहे हैं कि ये शांति के दौरान अग्रीमेंट था, ये पेट्रोलिंग के दौरान का अग्रीमेंट होता है। जब वॉर लाइक सिचुएशन होती है, जब टेंशन होता है, जब इंट्रूजन होता है, जब घुसपैठ होता है, तब इस अग्रीमेंट का कोई मतलब नहीं होता है। और इस अग्रीमेंट के अंतर्गत भी ये कहीं नहीं कहा गया है कि आप वेपन कैरी नहीं कर सकते हैं। इस अग्रीमेंट के अंतर कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि सैनिकों की जान पे जब खतरा बन जाता है तो आप वेपनरी नहीं चला सकते। इनफैक्ट उसमें आप फायर आर्म्स तक, गोलीबारी तक चला सकते हैं। इस अग्रीमेंट में कहीं पर आपके हाथ नहीं बांधे गए हैं। यह भी सच है कि 8 घंटे तक यह लड़ाई चली। 8 घंटे तक चीन ने बर्बरता से, कायरता से, क्रूरता से, और यह कोई सैन्य शक्ति का उन्होंने परिचय नहीं दिया। चीन ने अत्यंत घटिया और घिनौना काम किया, अत्यंत घटिया और घिनौना परिचय दिया, लेकिन हमारा बैकअप ट्रूप नहीं गया। और उसी पर जनरल पनाग, जनरल हुडा, जनरल वीपी मलिक ने यह सवाल उठाया है कि क्यों बैकअप ट्रूप नहीं गया। आर्मी ने अगर ये निर्णय लिया तो उन्होंने सरकार से बिना पूछे ये निर्णय नहीं लिया होगा। किसने इसकी कार्रवाई पर अपनी सहमति दी? किसने निहत्थों, हमारे सैनिकों को निहत्था रहने दिया? इस प्रश्न में क्या गलत बात है, आप ये बताइए। 20 लोगों की जान गई है, 20 शहीद हमारे पूरा सवाल नहीं सुना। वीर गति को प्राप्त। मैंने ये कहीं नहीं कहा कि विपक्ष का सवाल पूछना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने कहा आप विपक्ष हैं, आपको सवाल पूछना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी के उस प्रश्न में कहीं प्रतीत नहीं हुआ कि उन्हें 1996 के आर्टिकल 6 का, इस संधि का जानकारी है। क्या उन्हें जानकारी थी? बावजूद उसके उन्होंने लिखा, तब वो इसको रिफ्रेज करते, वो कहते कि ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन थी। आपने ऐसे में भी किसने भेजा सेना को? किस तरफ इशारा है उनका? या फिर जानकारी का अभाव? अंजना जी देखिए, अंजना जी नहीं, जानकारी का अभाव बिल्कुल नहीं था। और जिन लोगों को लगता है कि वो आधा अधूरा सच बताकर निकल जाएंगे, संबित पात्रा जी का तो रिकॉर्ड मैं खोलूं ना, क्योंकि वो यहाँ पर है नहीं और गलत होगा उनके झूठों के बारे में बात करना। पर मैं आशा करती हूँ कि सुधांशु त्रिवेदी जी उस रास्ते नहीं जाएंगे। मैं सिर्फ पूरी विनम्रता से, आज विपक्ष और सरकार को एक साथ खड़े होने की जरूरत है। लेकिन आज देश ये भी जानना चाहता है, ये बच्चे आज पूछ रहे हैं। मेरे 14 साल के लड़के ने मुझसे पूछा ऐसा क्यों हुआ। बाल की खाल मत निकालिए। यहाँ पर अगर 1996 का उल्लेख हुआ है तो वो अग्रीमेंट ये भी कहता है कि अगर हमारे सैनिकों की जान पर खतरा बना है तो उसमें सेना को गोलीबारी करने की भी अनुमति है। वेपन ले जाना कहीं पर मना नहीं किया गया है। ये वॉर टाइम सिचुएशन थी, ये पीस टाइम सिचुएशन नहीं थी। मई से वो घुसपैठ कर रहे थे। हम इसको कैसे सामान्य जवाब दीजिए, चीज मान लें? देखिए, अब मैं जवाब देता हूं। आधा अधूरा सच किसे कहते हैं? 20 सैनिक हमारे बलिदान हुए और 43 की हमने जान ली। पूरा सच बोलिए ना। गोली हमने भी नहीं चलाई, गोली उधर से भी नहीं, पुष्टि नहीं करी अभी तक। गोली हमने भी नहीं चलाई, गोली उन्होंने भी नहीं चलाई। तो बराबर के लेवल पे लड़ाई हुई, बराबर के लेवल पे हमारे सैनिकों ने लड़ा और उनके लोगों को ज्यादा हताहत किया। अब रही बात इसकी कि आप ये कह रहे हैं कि क्रिटिकल वॉर लाइक सिचुएशन थी। मैं विनम्रता से पूछता हूं, आर्मी का कोई स्टेटमेंट बता दीजिए या डिक्लेरेशन या डिप्लोमेटिक या सरकार का जिसमें वॉर लाइक सिचुएशन कही गई हो। वॉर लाइक ऑफिशियली घोषित की जाती है। ऐसा नहीं होता है कि एक ट्रूप और एक कमांडर को इस बात का अधिकार हो कि वॉर लाइक सिचुएशन का तय हो जाएगा। यदि आप कह रहे हैं कि आप उस परिवार से हैं जो कि आर्मी में रहते हो, तो आपको पता होगा ना कि वॉर का डिक्लेरेशन सेंट्रल कमांड से होता है। वॉर का डिक्लेरेशन किसी पोस्ट पे नहीं होता है। आप बता दीजिए वॉर लाइक सिचुएशन कहां थी। और दूसरी बात, 96 का एग्रीमेंट ना ध्यान हो, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वो राहुल गांधी जी के राजनीति में आने से पहले का है। ये 2008 का जो एग्रीमेंट है, सेंट्रल कमेटी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी चाइना विद द कांग्रेस,
ये तो राजीव गांधी के आने के बाद, सॉरी राहुल गांधी जी के आने के बाद का है। इसमें बता दीजिए क्या तारतम्य है कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच का मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग, सरकार का नहीं, पार्टियों के बीच में। और वैसे भी गजब का तारतम्य कई बार दिखा है, तो इसका जवाब दे दीजिए। 96 नहीं 2008 का जवाब दे दीजिए। सुप्रिया जी, आपने अच्छा सवाल पूछा सुधांशु जी। और कल मैं एक वीडियो देख रही थी मोदी जी का, जहां पर उन्होंने कहा कि जितनी आत्मीयता और जितनी प्रगाढ़ता उनकी शी जिनपिंग के साथ है, मैं कोट अनकोट कह रही हूं, वो कहने लगे लोगों को और विपक्ष को बहुत वक्त लगेगा समझने में कि इस तरह की प्रगाढ़ता दो राजनयिकों में हो सकती है। तो अब आप भी बता दीजिए कि वो किस प्रगाढ़ता की बात कर रहे थे। क्या चाइनीज सैनिक हमारी सरहद के इस पार आ गए? क्या उन्होंने इसलिए आके घुसपैठ करी क्योंकि हमने वो अग्रीमेंट साइन किया था? आधे अधूरे सच मत बताइए। मुझे सिर्फ ये कहना है कि जो आपने बात करी कि वॉर लाइक सिचुएशन नहीं थी, टेंशन तो था बॉर्डर पे, तभी तो डीएस्केलेशन हो रहा था। और आर्मी ने तो अपने स्टेटमेंट में क्लियरली लिखा है कि डीएस्केलेशन के वक्त वायलेंट फेस ऑफ हुआ। तो डीएस्केलेशन क्यों होगा? क्योंकि सिचुएशन एस्केलेट हुई थी। वो हमारी गलवान वैली को अपना बताकर दुष्प्रचार कर रहे हैं और पहले भी कर रहे थे। आज भी वो कह रहे हैं गलवान वैली अब उनकी हो गई है। तो अगर इसको एस्केलेशन ऑफ टेंशन नहीं मानिएगा, इसको आप एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन और कॉन्फ्लिक्ट जोन नहीं मानिएगा, तो डीएस्केलेशन किस बात का हो रहा था? मोदी जी ने शी जिनपिंग को साबरमती और मामल्लीपुरम बुलाया, उन्होंने अपनी प्रगाढ़ता का जिक्र किया, 9 बार चीन गए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रहते हुए। तो क्या इतनी प्रगाढ़ता के बाद भी चीन ने हमारी पीठ पर छुरा घोंपा? इस पर हम सवाल पूछेंगे। आज हमें हिंदुस्तान को एक आवाज में चीन की भर्त्सना करनी होगी, उनकी कायरता, उनकी बर्बरता पर सवाल उठाना पड़ेगा और यह पूछना पड़ेगा कि हमारे लोगों के पास कॉन्फ्लिक्ट जोन में, इतनी टेंशन वाली जोन में वेपन्स क्यों नहीं थे? बैकअप 8 घंटे बाद भी क्यों नहीं पहुंचा? लेकिन सुधांशु जी, विदेश मंत्री ने तो ये जानकारी दी कि उनके पास हथियार था। मैं इसके बाद फौरन सर आप कुलकर्णी सर आपके पास और सज्जनहार साहब फौरन आऊंगी, आखिरी कमेंट उनसे लेके। सुधांशु जी, विदेश मंत्री कह रहे हैं उनके पास हथियार था, कई घंटे थे, फिर क्या हुआ? ये लोग समझना चाह रहे हैं कि अगर हथियार थे और उधर से हमला हुआ फिर क्या हुआ? क्या हुआ देश को पता है। 20 सैनिक हमारे वीरगति को प्राप्त हुए, 43 हमने उनके निपटाए। इसके बाद भी किसी को कोई संदेह है क्या? ये तो हमारे सैनिकों के शौर्य का, अदम्य परिचय अनुशासन का है कि हथियार होते हुए उन्होंने नियम का पूर्णता पालन करते हुए हथियार नहीं चलाया। और अगर आपको यह बात है तो अभी इन्होंने जो बात कही, फिर मैं फैक्ट की आधे अधूरे की बात कर देता हूं। गलवान घाटी पे चीन का बयान कल का है और यह घटना 3 दिन पहले की है। अगर गलवान घाटी के ऊपर उनका बयान पहले आया होता और वह प्रतिक्रिया हमारी हो गई होती, तब तो हमें बात मान लेते। अब दूसरा आधा अधूरा फैक्ट देख लीजिए। मोदी जी 9 बार गए, 4 बार चीफ मिनिस्टर के रूप में, 5 बार प्रधानमंत्री के रूप में। मैं फैक्ट बता देता हूं, द्विपक्षीय वार्ता के लिए सिर्फ 1 बार गए। अगर आसियान की मीटिंग, G20 की मीटिंग, शंघाई कॉर्पोरेशन की मीटिंग, इस डायलॉग में जाने को आप मान लेंगे तो हर वर्ष यूएन के सेशन में हर राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष अमेरिका जाता है, तो अमेरिका के साथ द्विपक्षीय संबंध नहीं होते। और गए तो आज हकीकत यह है कि जब जब चीन से लड़ाई हुई है, तमाम लोग देश चीन के साथ खड़े थे। 62 में कितने देश हमारे साथ थे? आज चीन के साथ सिर्फ 2 एलाइंस है, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान। ये झूला झुलाने की बात करते हैं। आज चीन की हकीकत ये, एक तरफ नॉर्थ कोरिया, एक तरफ पाकिस्तान, बस उसी में झूला झूलते रहे। नहीं तो विनम्रता से पूछ देता हूं, 4 या 5 एलाइंस हमारी किससे मित्रता है अपने नेबरहुड में? एक का नाम लीजिएगा जरा जी। लेकिन सुधांशु जी, सुधांशु जी, आप पूछना कह रहे हैं वो चाहती हूँ अलग थलग पड़ गया है सिर्फ पाकिस्तान और कोरिया, लेकिन फिर भी इतनी हिमाकत तो वो दिखा रहा है ना। ये बात तो कह रहे हैं, वो हिमाकत दिखा रहा है। हाँ। वो क्या सोच के कर रहा है? अंदरूनी हालात है, बाहरी हालात है, फ्रस्ट्रेशन है या एग्रेशन है या प्लांट है, ये एक अलग विचार का विषय। ठीक है, कुलकर्णी साहब, आज सिर्फ 2 देश उसके साथ है, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान, बाकी तीसरा कोई एलाई नहीं। और पाकिस्तान तो उसका वैसे भी जरखरीद गुलाम है। अंजना जी, मैं छोटी सी बात छोटी सी रखें, फिर मैं कुलकर्णी जी और सज्जनहार जी के पास। मैं एक सिर्फ छोटी सी बात रखना चाहती हूं। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हमारे 20 लोगों की शहादत हुई है और आज देश गम में है और शोक में डूबा हुआ है, जरूरी है
कि सरकार आधिकारिक और औपचारिक तौर से बताए कि हमने चाइना के कितने घटिया सैनिकों को मारा, क्योंकि चाइना ने यह सैन्य शक्ति का परिचय नहीं दिया, उन्होंने बर्बरता और क्रूरता और नीचता दिखाई है। तो सरकार आधिकारिक तौर पे क्यों नहीं बता रही हमने कितनों को मारा? और एक छोटी सी बात जरूर कहूंगी, कहीं पर हमारी कूटनीति और डिप्लोमेसी के चलते आज हमारे नेबरहुड में हमारे मित्र कम बचे हैं। नेपाल के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वो चीन का उकसाया हुआ देश नहीं लग रहा आज आपको? बांग्लादेश में चीन अपना सबमरीन, श्रीलंका में चीन अपना सबमरीन बनाने जा रहा है बेस, बांग्लादेश में हो रहा है। ये क्या हो रहा है हमारे नेबरहुड में? ठीक है सज्जनहार साहब, ये क्या हो रहा है हमारे आस पड़ोस में? आ रही हूं, मैं आऊंगी सुधांशु जी, आपसे जवाब लूंगी जल्दी से। पहले राजनयिक के तौर पर सज्जनहार साहब क्या जो रिटेलर्स हैं, जो बड़ी दुकानें हैं, अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो जो अभी बातचीत हो रही थी उसके बारे में मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा, अगर आप मुझे इजाजत दें। जरूर सर। और उसके बाद मैं नेबरहुड के बारे में बताऊंगा। जी देखिए, मैं 2 चीज कहना चाहूंगा। एक तो जो ऑपोजिशन को सवाल पूछना है ठीक है, परंतु देखिए हर सवाल का अपना समय होता है। जब भारत देश नेशन हमारा जूझ रहा है चीन के साथ, अंदर आपका पेंडेमिक चल रहा है, आपके जितने भी हैं आपको उसको कंट्रोल करना है, आप ये वाले सवाल इंतजार कर सकते हैं। अभी प्रायोरिटी है जो आपके सामने चुनौतियां हैं आप उससे डील करें। और मेरे ख्याल से ये पूरा देश भी देख रहा है जो हमारी ऑपोजिशन कैसे बातें कर रही है और किस प्रकार का लहजा है, और ये मेरे विचार से उनके लिए ठीक नहीं होगा, ऑपोजिशन के लिए ठीक नहीं होगा। दूसरी बात अंजना जी मैं कहना चाहता हूं, देखिए जब ये 2008 की अग्रीमेंट साइन हुई थी बीजिंग में, मैं उस समय था एम्बेसडर कजाकिस्तान में, और हम ये जो आसपास चीजें होती हैं हम बड़ी अच्छी तरह देखते हैं। और उसमें जो चीन ने वहां पर ओलंपिक्स हुए थे, तब उन्होंने सोनिया जी को बुलाया था एज प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, और उनके बेटे को बुलाया था राहुल गांधी को, जो कि मेंबर है कांग्रेस पार्टी के। और बहुत देशों के प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश को बुलाया, नूर सुल्तान नजरबायव को बुलाया, पुतिन को बुलाया, मेदवेदेव को बुलाया, भारत के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया गया। तो ये आप स्वयं सोचिए जो कितनी बड़ी बात है। और वहां पर जाकर शी जिनपिंग जो आज वहां के राष्ट्रपति हैं, वो उस समय उपराष्ट्रपति थे, और उन्होंने एक डिनर होस्ट किया था सोनिया जी के लिए और राहुल गांधी के लिए, और तब ये वाला दस्तखत हुआ था जो कम्युनिस्ट पार्टी। देखिए वहां की सरकार इतनी महत्वपूर्ण नहीं है चीन की, वहां की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो महत्वपूर्ण है, और जो ये उनकी सेना है PLA, वो उनकी सेना सरकार की सेना नहीं है, वो कम्युनिस्ट पार्टी की सेना है। उसका काम है कम्युनिस्ट पार्टी को अपनी पोजीशन में लगा कर रखना। तो देखिए ये वाली चीजें जो डॉक्टर जयशंकर ने कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। 1996 में जो कांग्रेस के सपोर्ट से सरकार चल रही थी, उसने ये वाला प्रोविजन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए थे। अब आपने मुझसे नेबरहुड के बारे में पूछा है, मैं ये कहूंगा आप नेबरहुड पर जवाब दें सर, उससे पहले एक बार सुप्रिया जी से इस पर रिस्पॉन्स ले लेते हैं। सुप्रिया जी एक फॉर्मर डिप्लोमैट है, बहुत बड़े नाम है, और वो भी यही कह रहे हैं सज्जनहार साहब कि कांग्रेस पार्टी को थोड़ा मैच्योरिटी और इस वक्त सीरियसनेस, देश को एक आवाज में सामने आना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ जो कांग्रेस पार्टी की MOU हुई थी 2008 में, उसका जिक्र वो भी कर रहे हैं। मैं पूरी विनम्रता से मैं उनको रिफ्यूट नहीं कर रही हूं यहाँ पे, मैं उनसे कोई पलटवार या उनके ऊपर काउंटर नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डिबेट्स में राजनीतिज्ञों को एक दूसरे के ऊपर प्रतिक्रिया दिखानी चाहिए, डिप्लोमैट्स, सेना अध्यक्षों और विशेषज्ञों पर नहीं, क्योंकि उनके साथ मैं तू मैमे की बहस में नहीं पड़ सकती हूं। जो लिबर्टी मैं अपने पॉलिटिकल अपोनेंट से लूंगी, मैं उनके साथ बिना तू बहस की में पड़े सिर्फ विनम्रता से यह सवाल आपके सामने और आपके माध्यम से दर्शकों के सामने रखूंगी। क्या 2008 के MOU के चलते आज हमारी सरहद पर यह कंडीशन बनी हुई है? क्या अगर हम 2008 की बात करते हैं तो क्या उसमें फिर जो हमारी डिप्लोमेसी उसके बाद चाइना के साथ पिछले 6 साल से चल रही है, हम उसको ब्लेम करेंगे इस कंडीशन को बनने के लिए? मतलब अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटकर आज का प्रेडिक्शन करने लगेगा तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि पिछले 6 साल से तो डिप्लोमेसी की जो हेड है, जो डिप्लोमेसी को स्पीयर हेड किया है, वो प्रधानमंत्री जी ने किया है। प्रधानमंत्री जी ने चाइना को विश्वास में लेने की कोशिश की। एक जवाब वो दे दे, फिर मैं कुलकर्णी साहब के पास जाऊं। ठीक है, आपने जवाब दे दिया। सज्जनहार साहब कहेंगे कि चाइना ने क्यों छुरा घोंपा? जी बिल्कुल। देखिए अगर आप मुझे इजाजत देंगी तो मैं इसका भी जवाब दे सकता हूं, क्योंकि देखिए ये
मैं केवल इसके ऊपर कहना चाहता हूं एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, जो ये मानसिकता एक दर्शाता है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का। उन्होंने देखा जो उनका फ्यूचर कहां पर है, उनका फ्यूचर प्रधानमंत्री नहीं था जो भारत के, और देखिए भारत में इसके ऊपर बहुत टिप्पणी हुई थी, जो आपने पूरे सभी देशों के जो भी प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स को बुलाया है, परंतु आपने भारत के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया है, परंतु भारत की आपकी जो पार्टी है उसके आपने प्रेसिडेंट को बुलाया है और उसके साथ आप डाइन कर रहे हैं, उनके साथ आप अग्रीमेंट कर रहे हैं। तो उनकी ये मानसिकता है जो कैसे वो डील करना चाहते हैं भारत के साथ। जहां तक पिछले 6 साल की बात है, चीन के साथ जो हमारे संबंध है, मेरे विचार से जो हमने अप्रोच लिया है बोथ कोऑपरेशन और कंपटीशन का, वो अच्छा अप्रोच है। और इसको क्योंकि चाइना के साथ बहुत हमारा कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, बहुत ही डिफिकल्ट रिलेशनशिप है, उसके साथ हमें कोऑपरेट भी करना है। हमारा जो अनमार्केटेड बॉर्डर है 3500 किलोमीटर्स का, उसको भी डील करना है। चाइना के साथ हमारा डिफरेंशियल, इकोनॉमिक डिफरेंशियल, पॉलिटिकल डिफरेंशियल, मिलिट्री डिफरेंशियल वो बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से, सामरिक तरीके से उसको डील करना मेरे ख्याल से ठीक तरीके से डील किया गया है। नेबरहुड की जहां तक आपने बात की है, मैं कहूं नेबरहुड पॉलिसी प्रधानमंत्री मोदी ने इसको शुरुआत की थी 26 मई 2014 को जब उनका इनॉग्रेशन हुआ था। अगर आप अभी देखते हैं हमारे जो भी रिलेशंस हैं, उस समय से अगर मैं मिलाऊं, बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध थे, अच्छे हैं और अच्छे हुए हैं जब लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हमने साइन की है 2015 में, जो 1975 में साइन हुई थी, जिसको इंदिरा मुजीब अकॉर्ड किया गया था। उसको अभी तक साइन नहीं हुआ था, परंतु वो यहाँ पर रेटिफाई हुई पार्लियामेंट में और उसको उनको दिया गया। आई थिंक उससे हमारे रिश्ते बड़े आगे बढ़े हैं। भूटान से डोकलाम में हम खड़े रहे हैं, हमारे संबंध आगे बढ़े हैं। श्रीलंका से संबंध और मजबूत हुए हैं। आपको मालूम होगा मालदीव में अब्दुल यामीन की सरकार थी, अब इनकी इब्राहिम सोली की सरकार आई है, संबंध बहुत बेहतर है इससे पहले। अफगानिस्तान में, क्योंकि हम नेबरहुड की बात कर रहे हैं, हामिद करजाई उसी समय आए थे सितंबर 2014 में, आपको याद होगा उस समय उन्होंने भारत आते हुए, भारत 8वां देश था जो उन्होंने विजिट किया था, क्योंकि वो समझ रहे थे हम पाकिस्तान के साथ बात करेंगे, चीन के साथ बात करेंगे, सऊदी अरेबिया के साथ। अब भारत अफगानिस्तान का सबसे अहम मित्र है। तो ये कहूंगा, नेपाल की बात उन्होंने कही है, ठीक है, परंतु और जो हमारे पड़ोसी हैं उनके साथ हमारे संबंध पिछले 6 साल में बहुत तेजी से आगे बढ़ गए। जी, लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी साहब आपके पास आते हुए उन्होंने कहा कि कोऑपरेशन और शांति का रास्ता हमने अपनाया, कोऑपरेशन और कंपटीशन, लेकिन जब खंजर पीठ में भोंके ऐसा पड़ोसी, बातचीत के बाद जो कि 6 मई को हुई थी, उसके बाद से वो 6 जून को माफ कीजिएगा हुई थी, उसके बाद से वो हट नहीं रहा था। बातचीत के बाद उसने इस तरह से हमला बोला, क्या इलाज? ये मैं सियासत नहीं करना चाहता हूं, मैं सिर्फ क्योंकि मैं कई बार इन मामलों में खुद रहा हूं। 1996 का जो एग्रीमेंट है उसमें आर्टिकल 6 पैरा 4 में क्लियर है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। उस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर में हम खुद जाते थे, बगैर हथियार के जाते थे, उनसे बातचीत करते थे। जो वॉर लाइक सिचुएशन है, वॉर लाइक सिचुएशन अब हुई है, अभी तक टेंशन था और डिसएंगेजमेंट है। डिसएंगेजमेंट या आना जाना जो परसेप्शन है LAC का ऊपर, मैं खुद जाता था, मैं खुद उनको बोलता था वापस जाओ। मेरे साथ 99 में भी हुआ, उसके बाद बुमला में भी हुआ, उसके बाद चुशूल में है। तो ये बातें हम लोगों ने इसके ऊपर ज्यादा नहीं कहना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है और ये SOP के द्वारा है, कईयों की अपनी अपनी राय होएगी, उसमें मैं दखल अंदाजी नहीं देना चाहता। कुलकर्णी साहब आपको टोक कर एक सवाल पूछ रही हूँ सर आपसे। जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि निहत्थे हमारे सैनिक क्यों थे, उन्हें किसने भेजा, तो क्या आपको लगता है कि मुख्य विपक्षी पार्टी की तरफ से ये सवाल सही है ऐसे वक्त पर? ऐसे है कि सबको कई बातें शायद मालूम नहीं हो सकती हैं। ये कहना कि सबको सब कुछ मालूम है, नहीं होता है। वहां पे जो ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है, मैं आज रिटायर्ड हूं, मुझे नहीं मालूम है कि ऑन ग्राउंड एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, पर लेकिन इस तरह की सिचुएशंस कई बार हुई है। लेकिन चीन ने आज तक इस तरह के विश्वासघात, बर्बरता, इस तरह का कार्रवाई आज तक नहीं की। मुझे भी शक होता है कि इतने अपने आप को जो पुरानी सभ्यता वाला देश कहता है, इस तरह की
कार्रवाई कैसे कर सकते हैं? स्टोन एज, ये तो बिल्कुल ही स्टोन एज हो गया, इसमें कोई शक ही नहीं है। मतलब चीन की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है, और चीन का जितना भी गुडविल चीन ने कमाया होगा हिंदुस्तान में या विश्व भर में, वो गुडविल भी गवा बैठे हैं। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से सब जगह लोग आज चीन के बरखिलाफ बात कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चीन ने विश्वासघात किया है। चीन खुद जानता है कि चीन ने विश्वासघात किया है। चीन ने जो भी ट्रांसग्रेशन हम कहते हैं वो परसेप्शन के ऊपर है। अब पेट्रोल पॉइंट 14 है, वो पोस्ट नहीं है, पेट्रोल पॉइंट 14 है, जहां पे वो ऑब्जर्वेशन पोस्ट बना रहे थे। उसको हटाने के लिए ये सीओ साहब गए उधर, उनको बताने के लिए, जबकि ये सीओ साहब सवेरे के मीटिंग में बैठे थे, उन्होंने ही उनको बताया कि आपने ये कार्रवाई करनी है। अब चीन के जो जैसे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कह रहे हैं, ये प्री मेडिटेटेड था। ऑब्वियसली अगर बेसबॉल में तारे लपेट करके ये इस तरह के जो नॉर्मल औजार उन्होंने बनाए हैं, हाँ। ये घात लगाया है, और ये तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि चीन की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। और अब मुझे नहीं लगता है कोई भी जवान, अब जो कह रहे हैं जितने भी पैनलिस्ट हैं कि वॉर, अब हम नहीं जाएंगे हथियार के बिना, अब वॉर लाइक सिचुएशन है। पहले, इससे पहले वॉर लाइक सिचुएशन नहीं थी। सुप्रिया जी अलग अलग है। दोनों हमारे साथ आर्मी और डिप्लोमेसी दोनों की तरफ से दो दिग्गज बैठे हुए हैं, और साफ उन्होंने सवाल में राहुल गांधी के जानकारी का अभाव बताया। सुप्रिया जी, मैं बहुत रिस्पेक्टफुली उनसे डिसएग्री कर सकती हूं, क्योंकि अभी भी हम लोकतंत्र में रहते हैं, मुझे यूनिफॉर्म की पूरी इज्जत है, लेकिन मैं उसी रिस्पेक्टफुली से डिसएग्री भी कर सकती हूं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि 200 साल की आर्म्ड फोर्सेस की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि इस बर्बरता से, जिस कायरता का परिचय चीन ने दिया है, उस पर राहुल गांधी ने सवाल उठाया है, और उस सवाल को उठाने में मुझे लगता है कोई गलती नहीं, और अगर कल मौका मिला तो हम फिर उस बात को सवाल उठाएंगे, क्योंकि 200 साल की हिस्ट्री में पहली बार कमांडिंग ऑफिसर लेवल का ऑफिसर का उन्होंने बेटन्स और रॉड से मार के हत्या की है। दिस इज ब्रॉड डेलाइट मर्डर, और ये मेरा कहना नहीं है, ये मेरे शब्द नहीं है। जनरल कुलकर्णी यहाँ पे बैठे हैं, उनके कुलीग जनरल पनाग के ये शब्द है। राहुल गांधी ने जो प्रश्न उठाया है उसको उनसे पहले और उसके बाद भी जनरल पनाग ने भी उठाया है, तो क्या जनरल पनाग भी गलत बोल रहे हैं? क्या उनको भी अनभिज्ञ है वो डिटेल से? उन्होंने तो पूरा आर्टिकल लिखा और उसमें कहा है कि कैसे ये गलत था, ट्रूप्स को जाना चाहिए था। इसके बारे में क्या कहा जा सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि आर्म्ड फोर्सेस पर की स्ट्रैटेजी पे डिस्कशन गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र में सवाल उठाना सही है और हम रिस्पेक्टफुली डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन हाँ, 200 साल की हिस्ट्री में हमारे एक कर्नल लेवल ऑफिसर का अगर इस निर्मम हत्या होगी तो सवाल जरूर उठेगा। सुधांशु जी, एक तो मैं पहला बात कहना चाहूंगा, हमारी 200 साल की आर्म फोर्स की हिस्ट्री नहीं है, 2500 साल की तो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, और उसमें बहुत सारी बर्बरताएं हुई जिसपे कि कभी हमारे विपक्षी चर्चा नहीं करना चाहते। अब आज की बात पे आते हैं। जो इन्होंने एक तरफ कहा सुप्रिया जी ने कि आर्म फोर्सेस की स्ट्रेटजी पे डिस्कस नहीं करना चाहिए, लोकतंत्र में सवाल उठाने चाहिए, और सारा का सारा डिस्कशन आर्म फोर्स की स्ट्रेटजी पर ही हो रहा है कि कमांडर ने ऑन द स्पॉट वहां के ऊपर क्या डिसीजन लिया, क्यों डिसीजन लिया, किस ऑर्डर से लिया। कोई ऑर्डर लिखित चीज कोट नहीं कर पा रहा है। बड़ी विनम्रता से कहता हूं, पनाग साहब ने जो भी लिखा उसको कहीं कोट किया हो तो वॉर लाइक सिचुएशन है या इस तरह के कमांड और इंस्ट्रक्शन आए हैं। दूसरा, मैं फिर कह रहा हूं, ना हमारी तरफ से हथियार चले ना उनकी तरफ से हथियार चले। उसके बाद अब मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, अभी जो बात सज्जन हाथ साहब ने कही कि 2008 में प्रधानमंत्री नहीं गए थे, फॉर फैक्ट याद करिए, आपके कोई भी दर्शक जाके नेट पे चेक कर सकते हैं। 2008 में बीजिंग ओलंपिक हुए थे। बीजिंग ओलंपिक के लिए कांग्रेस की कम्युनिस्ट की सरकार ने किसको इन्वाइट किया? राहुल जी और प्रियंका जी, सपरिवार इन्वाइट किया गया था, किसी और को क्यों नहीं इन्वाइट किया था? वहां पर प्रधानमंत्री नहीं यह, और आज मैं पूछ रहा हूं, राहुल गांधी जी न राष्ट्रीय अध्यक्ष है न नेता प्रतिपक्ष है। नेता प्रतिपक्ष है अधीर रंजन चौधरी, जिन्होंने क्या होंक के बोला था कि ये ड्रैगन है, ड्रैगन को हैसियत में लाना है, और अभी जाकर हम लोगों को भारत सरकार से कहना चाहिए कि ताइवान को मान्यता दे दे। अरे डपट के चुप करा दिया गया, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी का बयान आ गया, नहीं, वो तो नेता प्रतिपक्ष का अपना व्यक्तिगत बयान है, कांग्रेस पार्टी ऐसे बयान को नहीं मानती है और चीन के साथ अच्छे संबंधों की पक्षधर है। ये बता दीजिए, और ये तो आज है, और यथार्थ क्या था? 1958 में चीन ने 300 किलोमीटर सड़क बनाई थी, और 1960 अप्रैल में चाउ लाई भारत आए थे, और 29 अप्रैल 1960 को जवाहरलाल नेहरू जी का राज्यसभा में दिया गया बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ भी संभावना नहीं दिख रही है।
क्योंकि वो अक्सई चीन पर अपना दावा पूरा मान रहे थे, कह रहे थे नेफा पे हम छोड़ देंगे, रियाद के अरुणाचल पे, वो नहीं मानेंगे। ये अप्रैल 1960 है और दिसंबर 1960 संयुक्त राष्ट्र में इनकी सदस्यता के लिए भारत ने वकालत कर दी। क्या डिप्लोमेसी तब थी, क्या डिप्लोमेसी 2008 में थी, क्या डिप्लोमेसी आज है, इसका उत्तर बता दे। और अपनी डिप्लोमेसी का मैं उत्तर दे रहा हूं। सुप्रिया जी मैं एक वाक्य पूरा कर लूं। हाँ, अंजना जी, हाँ, पूरा कर जी बोलते हैं। हमारी डिप्लोमेसी है कि मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र में आतंकवादी मानना पड़ा चीन। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में हमारी एंट्री चीन नहीं रोक पाया, ये मोदी जी के रिजीम में। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में हम मेंबर बने और चाइना नहीं बनने पाया। 370 पर संयुक्त राष्ट्र संघ में वो कोई प्रस्ताव नहीं ला पाया। ये हमारी डिप्लोमेसी है और ये उनकी डिप्लोमेसी है। और आज जैसे ही वॉर लाइक सिचुएशन आई है, तमाम इन्वेस्टमेंट और प्रोजेक्ट हमने कैंसिल करने शुरू किए। सुप्रिया जी, मैं सबसे पहले तो पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल दूंगी। जो इन्होंने नेता प्रतिपक्ष की बात करी, उस समय जो उनका बयान आया था सरकार की तरफ से यह था कि हमारा नेगोशिएशंस और हमारी पीस वार्ता चल रही है, हम डी एस्केलेट कर रहे हैं, इसलिए यह समझा गया था कि उस समय शांति बहाल करना ज्यादा जरूरी था। जबकि सरकार को 2.5 महीने से पूछा जा रहा था कि बॉर्डर पर क्या हो रहा है, सिचुएशन से अवगत कराइए। या तो सरकार ने चुप्पी साधी हुई थी या मैसेज आता था कि ऑल इज वेल। अगर ऑल इज वेल था तो 2.5 महीने बाद इतना बड़ा वाकया कैसे हो गया? हमारे आकलन में इतनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी जजमेंट ऑफ एरर कैसे हुआ चाइना के साथ? डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो उसका जवाब यहां पर देना चाहिए। दूसरी बात कही गई कि चीन से कांग्रेस के बड़े अच्छे संबंध थे। चीन से तो आपके और आपके प्रधानमंत्री जी के भी बड़े अच्छे संबंध थे। भाई शी जिनपिंग तो उनके गांव जाना चाहते थे। उन्होंने बताया कि कैसे हुएनसांग मोदी जी के गांव गया, फिर वापस आके उनके गांव गया। ये मोदी जी ने खुद अपने बातों से, अपने मुंह से ये बात कही है, हमारी मैन्युफैक्चर नहीं है। ये वीडियो सब लोगों ने देख लिया है। तीसरी बात मैं कहना चाहती हूं, और बार बार आप 1962 की बात करते हैं, 1967 क्यों भूल जाते हैं? हमने घर में घुसकर चाइना को नहीं मारा था, जबकि ये घर में घुस के मारने का स्लोगन हमारा नहीं था, आपका था। हमने घर में घुस के चाइना को मारा और सिक्किम को देश में अनेक्स किया। 1971 में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और उसके बाद आप बार बार 1962 की बात करते हैं। करिए आप बात, क्योंकि वो आपकी राजनीति को सूट करता है। और जहां तक यूएन में चाइना की बात है, तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं और आपके माध्यम से देश ये जानना चाहता है कि जिस चाइना को हम बार बार एजेंडा लेस मीटिंग्स के लिए इंडिया में होस्ट करते थे, 2 बार शी जिनपिंग इंडिया आए, उन मीटिंग्स का अनप्रेसिडेंटेड है कि कोई एजेंडा नहीं था, इट वाज एन एजेंडा लेस मीटिंग। हम उनको बार बार होस्ट करते थे। वो यूएन में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है चीन, वो 370 पे हमारे खिलाफ सवाल उठाता है यूएन में जाकर चीन। तो हमारे अंदरूनी मामलों में चीन का बार बार दखल अंदाजी रहती है। और सबसे बड़ी बात तो अंजना जी, और इस सवाल का जवाब तो सिर्फ भाजपा और सिर्फ सरकार दे सकती है, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत आर्थिक मामलों की समझ है। 2014 से लेकर 2019 तक 5 साल में जो चाइना के इंपोर्ट थे वो पर पर्सन 3,000 रुपए से बढ़कर 6,000 रुपए हो गए। चाइना पे हमारी इकोनॉमिक डिपेंडेंस बढ़ती ही गई। हमारे 30 में से 18 स्टार्टअप्स में चाइना का पैसा है। हमारे 5 बड़े मोबाइल मेकर्स में से 4 चाइनीज हैं। हमारे यहाँ चाइना का इंपोर्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? जवाब दीजिए सुधांशु जी। डिपेंडेंस बढ़ा रहे हो और डिप्लोमेसी की बात करते हैं यहाँ पर। क्या वो पर्सनल केमिस्ट्री जो शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री के बीच में बताई जा रही थी, क्या वो फेल हुई? सीधा सवाल। वो एक यथार्थ, पता नहीं सुप्रिया जी को इस विषय में जानकारी है कि नहीं कि वेनसांग कौन था। देखिए, उनको फीडबैक मिला होगा, अलग बात है, उनके प्रति व्यक्तिगत कांग्रेस के लोगों को नहीं पता होगा। वेनसांग कब आया था, वेनसांग की किताब का नाम नहीं पता होगा। खैर, उन्होंने सिर्फ ये उल्लेख किया कि वेनसांग जो सम्राट हर्षवर्धन के समय में आए थे 632 में, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी CU की, जिसका चाइनीज भाषा में मतलब होता है जर्नी टू द वेस्ट। उसमें उन्होंने उल्लेख किया था कि वो मोदी जी के गांव आए थे। ये बात शी जिनपिंग ने बताई और वो उसके बाद उन्होंने शी जिनपिंग के गांव में जाकर बौद्ध मंदिर बनाया, बौद्ध मठ। तो किसका किस पे प्रभुत्व हुआ? ये भारत का सांस्कृतिक प्रभुत्व चीन के ऊपर होने की बात प्रगाढ़ता थी। हाँ, ये प्रगाढ़ता सन 632 की है, 2020 की नहीं। तो उसका आज के देश में संदर्भ में सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट दिया गया। मोदी जी में प्रगाढ़ता दूसरी बात मैं कहना चाहता और ये बात शी जिनपिंग 2000 बच्चों के मुंह पर मुखौटा लगाया गया था। जिनपिंग का देखिए, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, आप अपने टाइम पे बोलिए। अभी तक डिबेट बहुत अच्छी से लाइव चल रही है, वीडियो में देख लीजिए। मोदी जी ने ये नहीं बोला है। मोदी जी ने कहा शी जिनपिंग किताब लाए थे,
उन्होंने मुझे दिखाया कि मेरे गांव जाना चाहते, तो उन्होंने पूछा मेरे गांव में क्या है, तो उन्होंने कहा रेन सॉन्ग आया था मेरे गांव में, ये किताब में लिखा है। किताब का नाम था सीयू की। और उसके बाद वो गया किसके गांव में? शी जिनपिंग के गांव में, बड़ा बौद्ध मठ बनाया। तो ये सब कुछ शी जिनपिंग ने कहा था, मोदी जी ने तो नहीं कहा था। तो ये प्रगाढ़ता का विषय उनकी तरफ से है। दूसरी बात, मैंने तो 62 का जिक्र कहा किया सुप्रिया जी, मैंने तो 58 और 1960 का जिक्र किया। 1960 के नेहरू जी के बयान का और दिसंबर 1960 में नेहरू जी के संयुक्त राष्ट्र संघ में बयान का। और विचित्र विदेश नीति थी कि दलाई लामा भी हमारे थे और चाउ लाई भी हमारे थे। ऐसी विचित्र नीति तो खैर हमने आज तक नहीं देखी। अब अगर हम आज की बात पे आ जाएं, तो हमने जो बात कही कि कांग्रेस पार्टी का एग्रीमेंट, तो आप कह दीजिए कोई एग्रीमेंट नहीं है। और अगर कांग्रेस पार्टी दूसरे देश की पार्टियों से एग्रीमेंट करती है, तो कितने देशों की कौन सी पार्टी? हम मान सकते हैं पार्टी टू पार्टी रिलेशनशिप होता है, तो बता दें कितने देशों की कौन सी पार्टियों से है। सुप्रिया जी, आपको आकलन करने में ऑन द ग्राउंड सिचुएशन में दिक्कत और गलती हुई कि नहीं हुई, वो तो आज स्वीकार्य है। आप डिनायल में ही रहेंगे। हर आर्मी चीफ का कहना है कि डिनायल के चलते बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है। अभी आप डिनायल में ही रहेंगे, अभी आप होनसांग की बात करेंगे और मुझे पाठ पढ़ाएंगे राजा हर्षवर्धन के रेन का। आप मुझे बता, मैं सिर्फ ये कह रही हूं, जब 2000 बच्चों के चेहरे पर शी जिनपिंग का मुखौटा लगा के स्वागत हुआ, जब उनके लिए रेड कारपेट बिछाई गई और उसके बाद चाइना ने ये किया, तो हम चाइना को कड़ा जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आज प्रधानमंत्री जी ने कल एक संक्षिप्त बयान दिया चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में, और रक्षा मंत्री जी ने एक ट्वीट पर बयान दिया, उसमें चाइना का नाम नहीं लिया जाता है। क्यों नहीं चाइना का नाम लेकर आज बयान आ रहा है रक्षा मंत्री से और प्रधानमंत्री जी से? क्यों नहीं चीन का नाम लेकर उसका उल्लेख किया जाता है कि चीन ने कितनी कायरता, कितनी बर्बरता, कितनी क्रूरता दिखाई है हमारे सैनिकों को मारकर? उनका नाम लेने से हम क्यों हिचकिचा रहे हैं? क्यों नहीं? निहत्थे जवानों को किसने सरहद पर भेजा, ये सवाल पूछा है राहुल गांधी ने। आप देख रहे थे कि कैसी परिस्थिति इस वक्त नाजुक है सरहद पर। मेजर जनरल स्तर की बातचीत कुछ देर पहले खत्म हुई है, लेकिन निहत्थों पर राजनीतिक हाथापाई देश में जारी है। देखते रहिए आज तक।